नमस्कार, स्वागत है आपका। आपको बता दें, आज हम शुरुआत करने वाले थे एक बेहद हैरान करने वाली खबर जो म्यांमार से तस्वीरें आई हैं, और म्यांमार से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। और यकीन मानिए भारत को बहुत चिंता होनी चाहिए म्यांमार की खबर से, लेकिन इस वक्त भारत को चिंता है पाकिस्तान में अस्थिरता से, क्योंकि इमरान खान का क्या विकेट गिरने वाला है। इमरान खान एक शानदार क्रिकेटर, क्या स्टंप होने वाले हैं। पाकिस्तान के सियासी गलियारे से बहुत बड़ी खबर, पीएम इमरान खान दे सकते हैं इस्तीफा या पाक में लग सकती है इमरजेंसी। पाकिस्तानी समय शाम 7:30 बजे इमरान खान का देश के नाम संबोधन। आर्मी चीफ बाजवा और इमरान खान की आज घंटों चली बैठक। मुलाकात में आईएसआई चीफ फैज हामिद भी थे मौजूद। बैठक के बाद पाक पीएम के इस्तीफे की खबर के कयास तेज। मैं चाहूंगा जरा शॉट्स के साथ दिखाएं इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि इमरान खान फिर दबाव में हैं। इमरान खान की जो दो बैसाखियां हैं, एक का नाम है पाकिस्तान आर्मी और दूसरा का नाम है आईएसआई। जनता जो है वो बैसाखी नहीं है, वो सिर्फ दर्शक है। यहां पर सीधे चलेंगे कसवर के पास। कसवर, शाम 7:30 बजे इमरान खान, क्या होने वाला है पाकिस्तान में, क्या लग रहा है? निशांत, कल का जो इलेक्शन था उसके बाद चीजें ढेर सारी यहाँ पर चीज चेंज हुई इस्लामाबाद में। इमरान खान वाकई बड़े अंडर प्रेशर नजर है। जी निशांत, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? निशांत, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? कसवर बताइए। जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं निशांत? जी हाँ, मैं ये कह रहा था निशांत कि कल जो एक इलेक्शन हुआ बड़ा धुआंधार किस्म का, उसके बाद इमरान खान अंडर प्रेशर है और आज सुबह तक वो अंडर प्रेशर थे। लेकिन चीजें जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है इसके साथ डीजी आईएसआई और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के चीफ जनरल बाजवा के साथ, तो चीजें वहां पे चेंज होना शुरू हुई हैं और हमें इमरान खान बड़े तरोताजा और बड़े इंतहाई पुरअमाद नजर आए हैं। और आपको देखा होगा कि इस मुलाकात के बाद जो पहली स्टेटमेंट आई, उन्होंने ये कहा कि मैं किसी चोरों और डकैतों को नहीं छोड़ूंगा और मुझे पता है कि इलेक्शन में पैसा चलता है, लेकिन मैं एक एक को अब उसका जो पाकिस्तान के साथ किया मैं करूंगा। तो मैं ये समझता हूं कि इनकी स्टेटमेंट के बाद आर्म फोर्सेस ने अपना जो वेट है वो इमरान खान के पीछे थ्रो करना है। आपकी बात ठीक है कि हमें लग रहा था कि शायद इस इलेक्शन के बाद इमरान खान को शायद घर जाना पड़ जाए, माहौल ही इस किस्म का था। पीडीएम बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, लेकिन इसकी मुलाकात के बाद चीजें चेंज हुई हैं। 8:30 बजे 7:30 बजे कौम से खिताब उनका इमरान खान का एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो बड़े पूरे इत्मीनान लग रहे थे आर्म फोर्सेस के चीफ, और यही जाहिर हो रहा था। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी है कि जो प्रेशर था आज सुबह तक, जो उनकी शिकस्त हुई है वहां पे कल एक नौजवान की जो इसकी गिलानी साहब थे, जो इनके हार गए। पाकिस्तान के रिपोर्टर से ये सवाल बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरे सामने कसवर बैठे हुए, कसवर क्लास रहा है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। कसवर, मुझे एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान की जनता ये नहीं कह रही है कि ये कैसा प्रधानमंत्री है जो कि सांसें भी पाकिस्तान आर्मी नामक सिलेंडर से लेता है? निशांत, इसके ऊपर तो क्रिटिसिज्म होता है और जनता की तरफ से भी होता है, इनके मुखालिफिन तो करते हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान में जो तासिर है वो मुकम्मल तौर पे ऐसा है कि मेजॉरिटी जो जहां पे समझती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल ही इज डांसिंग टू द टोन ऑफ आर्म फोर्सेस। और इसमें बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल ठीक करें कि बड़ा क्रिटिकल हो सकता है किसी पाकिस्तानी पत्रकार के लिए ये बात करते हुए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है मुझे ये बात करते हुए कि पाकिस्तान की जो किस्मत के बड़े फैसले होते हैं वो आर्म फोर्सेस की हिमायत के बगैर तो आप करने का सोच भी नहीं सकते। इमरान खान साहब को जब तक आर्म फोर्सेस की इनकी हिमायत रही है, और आज तक ये पाकिस्तान की तारीख के अच्छा, एक खबर ये भी आ रही है, मैं आपको रोकूंगा, मेरे सहयोगी विवेक वाजपेयी ने एक खबर मुझे दी है, वो ये है कि विपक्ष के जिन नेताओं पर करप्शन के केस है उन पर एक्शन का ऐलान भी कर सकते हैं इमरान। क्या ये बात सही है? देखिए, इमरान खान तो बहुत पहले ही उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो इस वक्त शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं वो इसमें अपोजिशन के वो जो हेड है वो इस वक्त जेल में है। उसके बाद जो बड़े पिछली गवर्नमेंट के जितने बड़े करते धरते थे वो इस वक्त केसेस वो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जरदारी केसेस फेस कर रहे हैं। तो इमरान खान को आप दाद दें कि उन्होंने आने के से पहले जो कहा था कि मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा, तो वो सारे कर रहे हैं। जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है वो कर रहे हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार ये अगली खबर बता देता हूं अपने दर्शकों को और उसके बाद मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। यहां पर बड़ी खबर है, जरा दिखाइए जो हमारे सामने। कुर्सी पर खतरे से बौखलाए इमरान खान, बड़ी खबर। इमरान खान ने विरोधियों को दी वार्निंग,
असेंबली में चाहे जितना शोर करो, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, एक एक का हिसाब करूंगा। कहते हैं कि मैं अल्लाह को कह के आया था ये बात कि मुझे एक मौका दे दे। मुझे ऐसा लगता है बाजवा को तो नहीं कहना चाह रहे थे, वो गलती से अल्लाह का नाम ले गए। खैर, मैं सीधे चलूंगा यहां पर कसवर के पास। शार्प रिएक्शन, विंडिक्टिवनेस, क्या ये होती दिखाई दे रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो मुलाकात इनके बाद आर्म फोर्सेस के चीफ के साथ हुई, उसके बाद चीजें चेंज हुई हैं। जिस तरह आप देख रहे थे, हम सुबह देख रहे थे कि इमरान खान बड़े काफी तनाव का शिकार थे, लेकिन इस मीटिंग के बाद बड़े पूरे एतमाद नजर आए हैं। और एक बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि जो उन्होंने कहा कि मैं इन चोरों डिकेटों को नहीं छोड़ूंगा। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ छोटे भाई जेल में है, जरदारी नैब के केस भुगत रहे हैं, इनके जितने ही इनके करीब क्लाउड थे, और जो बंदा कल जीता है उसके ऊपर भी नैब के बड़े करप्शन के केसेस थे। इमरान खान को दाद देना चाहिए कि इन्होंने जो कहा था वो सच किया। इन्होंने ठीक है, मैं इसी के साथ अपने खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। पॉइंट टेकन। मेरे साथ इस वक्त मैं आपको बता दूं, जो हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सबसे पहले अशोक सज्जनार सर है, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, आपका स्वागत है। आपके सामने हैं हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुत ही लेजेंडरी पुष्पेश पंत सर, आपका स्वागत है सर। मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता। और सर, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता ने कई ऐसी सिचुएशंस को हैंडल किया है, कई सारी ऐसी बातें मनीष झा आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हाहाकार क्यों मचा हुआ है, आइए दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको यह बताऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट वॉल भी बता दूंगा कि आखिर क्या क्या हो रहा है। उसके बाद मेहमानों के पास तेजी से आइए जरा। यहां पर यह देखें आप, देखिए, अब्दुल हफीज इमरान के वित्त मंत्री हैं। इस्लामाबाद सीट पर गिलानी ने हफीज को हरा दिया है। यूसुफ रजा गिलानी, पूर्व पीएम पाकिस्तान। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है। यहां से लगा कि इमरान की जो पकड़ है वो कमजोर हो गई। नेक्स्ट चेंज करें, वो ये है बहुमत के बावजूद इमरान के मंत्री हार गए। इमरान के मंत्री हार गए। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर वो ये है कि इमरान की पार्टी का दावा था कि उसके पास 182 वोट है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, हाफिज को सिर्फ 164 वोट मिले, गिलानी को 169 वोट मिले। कुछ बैलेट बेकार माने गए, कुछ क्रॉस वोटिंग हुई और क्रॉस वोटिंग में की वजह से पीडीएम उम्मीदवार गिलानी जीत जाते हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, जो हमारा अगला वॉल है वो दिखाना चाहूंगा मैं आपको। यह है पाकिस्तान की स्थिति। अब यहां पर देखें आप, मंत्री की हार और संकट में इमरान सरकार। इस्लामाबाद सीट से हारने का मतलब इमरान खेमे में बगावत हुई है। नंबर 1, यानी अपने खेमे में बगावत हो गई है। कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ी की ताकि बैलेट बेकार घोषित हो। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इमरान के 9 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, पीडीएम उम्मीदवार को वोट दिया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, मंत्री की हार के बाद इमरान सरकार के बहुमत पर सवाल है। नेशनल असेंबली की वोटिंग के मुताबिक इमरान अल्पमत में है। विपक्षी गठबंधन अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। बहुत तेज कसवर, एक क्विक रिएक्शन, उसके बाद हमारे खास मेहमानों के पास। क्या यह पॉसिबल हो सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पर कैसे वहां पर होता है सब कुछ चीजें, और क्या लग रहा है? बहुत संक्षेप में बताइएगा, शार्प बताइएगा। देखिए निशान, नो कॉन्फिडेंस वोट में मेरा ख्याल है कि इमरान खान को डर नहीं है इनकी कुर्सी जाने का, क्योंकि आप एक चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इनके जो मंत्री हैं वो तो हारे हैं, लेकिन ऑन द सेम पॉइंट पे जो इनकी कैंडिडेट थी फौजिया, वो जीत गई। वहां पे सेम क्राउड, सेम वोटर्स, सारे नंबर एक जैसे। इनका मंत्री हार जाता है, लेकिन दूसरी साइड पे जो इनकी दूसरी कैंडिडेट थी दूसरी सीट पे, वो 176 वोट ले जाती है। तो इससे मुझे ये जाहिर होता है कि इनको मुकम्मल तौर पर ये जो 9 बंदे इनके क्रॉस वोटिंग हुई है, इनको छोड़ के गए हैं, तो वही 9 वोटों ने गिलानी को तो वोट दिया, पीडीएम के उम्मीदवार को जितवाया, लेकिन ऑन दी अदर साइड उन्होंने अपने कैंडिडेट को जितवाया। 2 सीटें थी सेम पॉइंट पे। तो मेरा ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो इमरान खान उससे निकल जाएंगे। पॉइंट टेकन। क्विक रिएक्शन, अशोक सर मेरे साथ हैं। सर, क्या समझा जाए, इमरान के दिन कितने बाकी हैं? ये सवाल हर एक के मन में है, हम यहां पर असेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फाइनल ट्रिगर आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो ये लगता है जो वहां की जो फौज है और वहां का जो खुफिया एजेंसी है, उनके पास बहुत तरीके होते हैं। तो अगर इमरान खान को जैसे कहा गया है वो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मेरे विचार से बैकडोर में आर्म ट्विस्टिंग के और औरों के ऊपर दबाव डालने के आर्मी के पास बहुत ज्यादा ऐसे होंगे, तरीके होंगे, जिससे कि वो ये 8-9 लोग जो अपनी तरफ से दूसरी तरफ गए हैं, उनको फिर से अपनी तरफ लाने में मेरे विचार से उनको अभी इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, ये वाला जो है, जो उनका एक कैंडिडेट हारा है, परंतु ये वाली जो वोट उनके विरुद्ध हुई है,
वो उस कैंडिडेट के विरुद्ध भी हो सकती है। पॉइंट टेकन। और न कि वो इमरान खान को एक मैसेज भेजना चाहते हो यकीनन, पॉइंट टेकन, परंतु इमरान खान की सरकार चली जाए इसमें शायद वो शामिल ना होए। पॉइंट टेकन। और वो आपने सही बात बोली है कि वो सिलेक्टेड है ना कि इलेक्टेड है। वेरी वेल सेड अशोक सर। बड़ा सवाल ये है कि इमरान के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो शाह महमूद कुरैशी एक नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देते, लेकिन शायद आर्मी का उन पर उतना भी फेथ बना नहीं है, इसीलिए इमरान खान बने हुए हैं। खैर, म्यांमार में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना और पुलिस की फायरिंग, बहुत लेटेस्ट विभत्स तस्वीरें। फायरिंग में 38 प्रदर्शनकारियों की जान गई, अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर, बहुत दुखद खबर है। मैं चाहूंगा इसके एम्बियंस आप करें। सेना और पुलिस की फायरिंग में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया है। 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ म्यांमार में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें दिखाएं फुल स्क्रीन पर। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरीके से ये वहां पर विभत्स तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, अभी लेटेस्ट म्यांमार से क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं? देखिए निशांत, सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र ने कल के हुए इस गोलीबारी के बाद जो 38 लोगों को, प्रदर्शनकारियों को मारा गया है, उसके लिए कहा कि ये म्यांमार के लिए खूनी बुधवार था। और इतना ही नहीं, बल्कि म्यांमार की राजदूत ने भी संयुक्त राष्ट्र में इस बात को कहा विस्तार से कि किस तरह से म्यांमार आर्मी लाइव बुलेट का इस्तेमाल कर रही है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, और जिसमें 14 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 19 साल की लड़की ये गोली के शिकार हुए। तो खूनी तांडव जो है वो जारी है म्यांमार की सड़कों पर। लेकिन इस तस्वीर का जो दूसरा पहलू मुझे दिखता है कि अब चूंकि म्यांमार के लोगों को लोकतंत्र को लेकर जो उसकी अपनी समर्पित जो भावना है वो अब सड़कों पर दिख रहा है। कि आप देखिए कि म्यांमार आर्मी के तमाम अंकुश लगाने के बाद, तमाम तरह के अत्याचार के बाद भी वो लोकतंत्र की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और यही जो है म्यांमार के आर्मी के शासकों के लिए इस बार परेशानी का सबब है। हाँ, एक बात जरूर है कि आंग सान सूची का जो व्यवहार था 2015 से 2020 के बीच में, यही शायद वजह है कि खुलकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इस बार उतना उन्हें हासिल नहीं है। यानी म्यांमार के लोकतंत्र के लिए सब आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन आंग सान सूची के लिए इस बार ज़्यादा लोग आवाज़ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते हुए भी बहुत ऐसे काम नहीं किए जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगता है कि बतौर लोकतांत्रिक शासक आंग सान सूची का समर्थन किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी मनीष, बहुत म्यांमार में अभी क्या है। स्टेटस है? जी निशांत, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं म्यांमार में अभी क्या स्टेटस है, अभी क्या हालात है वहां पर? देखिए, हालात तो यही है कि पूरे सड़क पर ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर म्यांमार की आर्मी का कब्जा है। यहाँ तक कि अब तो समाचार पत्र म्यांमार टाइम्स के भी को भी सस्पेंड हुए कई दिन हो गए, अब तो समाचार पत्र भी नहीं छप रहे हैं। तो कोई भी जानकारी इस तरह से नहीं आ रही है। लेकिन वहाँ के लोग मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लगातार वहाँ का डेवलपमेंट दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। और इन तमाम बंदिशों के बीच लोकतंत्र के समर्थन में जो प्रदर्शन है वो लगातार, चाहे यंगून हो, मांडले हो या दवई हो, हर बड़े शहरों में जारी है। जी, आप जो बता रहे हैं यहां पर मैं चाहूंगा राहुल एक बार जरा 2 तस्वीरें दिखाएं अपने दर्शकों को, ध्यान से देखें। 2 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बड़े विभत्स तस्वीरें आ रहे हैं। उसके बाद एक और ब्रेकिंग हम सामने लेकर आ रहे हैं, ये देखें आप तस्वीरें। ये बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, शॉकिंग विजुअल्स हैं, किसी को भी अंदर से हिला सकते हैं, झकझोर सकते हैं। ये म्यांमार के हालात हैं, 38 लोग मारे गए हैं। और ये लेटेस्ट जानकारी आ रही है, आंदोलनकारियों पर फायरिंग के लिए स्नाइपरों की तैनाती की गई। एक और बड़ी खबर, सीधे सरहद पर इस्तेमाल होने वाली तकनीक को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है आर्मी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इजराइल के सर्वेलेंस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है म्यांमार आर्मी। ये देखिए तस्वीरें आप, सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन अपग्रेडिंग के जरिए, अगर स्नाइपर वाला विजुअल हो फायरिंग का तो वो दिखाएं राहुल। टेलीकम्युनिकेशन अपग्रेडिंग के जरिए भी आंदोलन का दमन किया जा रहा है। ये ड्रोन्स की तस्वीरें आप देखें, किस तरीके से आसमान में ड्रोन्स उड़ रहे हैं और नीचे। मैं चाहूंगा राहुल एक बार जरा ये दोनों तस्वीरें दिखाएं, एक तरफ आसमान में ड्रोन और नीचे जो हमले किए जा रहे हैं। ये देखें आप किस तरीके से, और ये हैरान करने वाली तस्वीरें हमारे सामने। इन तस्वीरों के साथ ये देखें आप, ड्रोन से उनको मार्क किया जा रहा है और फिर उनको टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद एक और जो दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन का विजुअल था वो भी राइट में एक बार दिखाएं। मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश सर के पास। सर, ये म्यांमार के जो हालात हैं, इसको लेकर चाइना का साइलेंस, इसको लेकर एक ग्लोबल लेवल पर हेल्पलेसनेस,
आप कैसे देख रहे हैं इसको? जब ऑंग सान सू की को पुनः बंद किया गया तो मुझे लगता है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का चुप रहना भारत समेत समझ में आता है कि हर राष्ट्र अपने राष्ट्र हित को जिस तरह से परिभाषित करता है उसको सर्वोपरि समझता है, खासकर सामरिक हितों को, तो वो किसी ऐसी सरकार की आलोचना करने से बचता है जो उन रिश्तों की नजाकत को खत्म कर सकता हो। बर्मा के साथ ये व्यवस्था भारत की आज से नहीं, सन 62 से रही है, जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेहरू के साथी उन्हों को वहां से बाहर निकाला गया, देश निकाला, उन्होंने भारत में शरण ली और तब से अब तक अनवरत पर्दे के पीछे से या बिल्कुल प्रकटतः वहां की सेना ही काम करती रही है। जहां तक चीन के बारे में आपने प्रश्न उठाया, उसका एक बड़ा पक्ष स्पष्ट है। चीन किसी भी हालत में अपने सामरिक भू राजनीतिक महत्व को घटने नहीं दे सकता। जो चीन की भ्रष्टाचारी सेनाओं को प्रोत्साहित करने की नीति है, उसमें जो म्यांमार के सेना अध्यक्ष वगैरह हैं, उन सबके व्यक्तिगत कुर्बावर से जुड़े हुए हैं। उन खदानों से, बहुमूल्य रत्नों की नाजायज खुदाई से, जेड, माणिक आदि की या इमारती जंगली लकड़ी की, और उससे बढ़कर जो चीन के लिए भारत के संदर्भ में भू राजनीतिक स्थिति है, हिंद महासागर में एक तरफ पहुंचने के लिए और भारत के पूर्वांचल को घेरने के लिए, मेरे ख्याल में, और एक बड़ा पुराना इतिहास है, शान, करेन, चिन, 3 उत्तरी राज्यों में, जिनका सीधा गोल्डन ट्रायंगल जिसे कहते थे, जो मादक द्रव्यों की तस्करी वाला इलाका माना जाता था, वो फिर चियांग माई तक थाईलैंड में पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं चीन के लिए ये एक अपनी भू राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी है, जिसमें इस बार चुप रहना उसके काम का है। वो बड़ी आसानी से कह सकता है यह तो म्यांमार की आंतरिक राजनीति का मामला है, इसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हाँ, जो कुछ बर्बर हिंसा हो रही है उस पर नियंत्रण पाया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को आपस में इसको हल कर लेना चाहिए। मुझे लगता है सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा सर, अल्टीमेट क्या आपको लग रहा है पुष्पेश सर, क्योंकि आपने ऐसा दौर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है, कई सालों तक आप इन सब चीज़ों को देख चुके हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी तो इतनी ज़्यादा फ्रेश है अभी कई सारी चीज़ों को लेकर। आपका एक्सपीरियंस के लिहाज से ये आपको कहाँ तक एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार जो थोड़ी फर्क है कि म्यांमार की नौजवान पीढ़ी मरने मारने पर आमादा है। वो पुलिस और सेना के साथ संघर्ष भी कर रही है और अब तक जो जाने गई हैं वो 60 के आसपास गई हैं, शायद इससे कहीं ज़्यादा गई हो। जो लोग घायल हुए हैं वो भी दम तोड़ सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि ये इस बार ये लड़ाई निर्णायक है। देखना ये होगा कि सेनाध्यक्ष और जनरल जो हैं, जिनके बारे में भ्रष्टाचार के आरोप एकाधिक बार सामने आ चुके हैं, कुंडा परस्ती के, व्यापार के, तस्करी आदि के, वो कब तक ये भरोसा रख सकते हैं कि सेना में बगावत नहीं होगी, पुलिस में बगावत नहीं होगी, कि जो सिपाही होते हैं उनके जो घर परिवार होते हैं वो गांव देहात के भी होते हैं और वो जिस परिवेश माहौल से आते हैं वो कब तक इस तरह की निर्ममता में। बात की, ग्रेट एनालिसिस पुष्पेश सर। यानी कि ये डबल वैमी है उनके लिए, वो खुद भी दबाव में आएंगे। विनोद सर, इंतजार कराने के लिए माफी चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा एक मैक्रो व्यू पॉइंट के लिए। आई एम सॉरी सर, मैं आपको इंतजार करा रहा हूं। म्यांमार की सेना ने 19 साल की एक बच्ची जिसका नाम एंजल है उसको गोली मारी। मैं जाऊंगा, बगल में शॉट दिखाएं। मांडले में प्रदर्शन के दौरान सेना ने एंजल को गोली मारी है। 19 साल की एंजल को सीधे सिर में गोली मारी है। और अगर आपको इसकी डिटेलिंग बताऊंगा मैं, इसकी पॉकेट में कागज रखा था तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आइए जरा दिखाएं यहां पर। यह म्यांमार की बहुत बड़ी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। यहां पर सीधे दिखाइए जरा, यहां पर राहुल, जरा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है दिखाएं जरा, इस बच्ची को लेकर जो हमारे पास जानकारी है। देखिए आप, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आपको समझना बहुत जरूरी है, किस तरीके से म्यांमार में हालात बिगड़े हुए हैं और किस तरीके से एक बच्ची जिसको टारगेट किया गया। जरा देखें आप यहां पर, और ये ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा इसको जूम इन करें। ये है वो बच्ची, प्लीज अभिषेक इसको जूम इन करें। ये बच्ची यहां की एक तरीके से इस पूरे आंदोलन की अब पोस्टर गर्ल बनती जा रही है। इस बच्ची को देखें आप, अब ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या हुआ था यहां पर देखें आप। सेना के खिलाफ विरोध का प्रतीक बनी 19 साल की एंजल। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर एंजल ने टी शर्ट पर लिखा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंजल ने अपनी जेब में एक पर्चा रखा था और पर्चे में ब्लड ग्रुप और एक फोन नंबर लिखा था। पर्चे में लिखा था कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरे शरीर को दान कर देना। फायरिंग के दौरान एंजल ने लोगों से बैठने के लिए कहा। सुरक्षा कर्मियों ने एंजल के सिर में गोली मार दी। यह तस्वीर देखें आप,
ये बच्ची यहां पर बोल रही है सबको कि बैठ जाओ, और इसके गोली मार दी है। वहां पर जो विजुअल्स हैं वो देखें आप, ये यहां पर ये बच्ची मौजूद है, ये देखें आप। और जैसा कि अभी पुष्पेश जी ने आपको बताया किस तरीके से इस पूरे मामले में जो यूथ है वो म्यांमार की आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको जरा एक की ग्राफिक्स दिखाना चाहूंगा कि अभी वर्ल्ड में क्या हालात हैं म्यांमार को लेकर। आइए जरा सीधे प्ले करें। यहां पर म्यांमार पर दुनिया जो है वो बट गई है। जरा राहुल सीधे दिखाएं म्यांमार के साथ, और म्यांमार के पीछे जरा चेंज करें उसको, ये देखें आप। म्यांमार पर दुनिया बट गई है। सेना के साथ चीन और रूस है, सेना के विरोध में अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं। चीन म्यांमार का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन चीन को पीछे किया पिछले साल सिंगापुर ने। म्यांमार में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश किया था, सिंगापुर क्वाइट है। जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड ने भी म्यांमार में बड़ा निवेश किया। मैं चाहूंगा राहुल ये की ग्राफिक्स रोटेट करते रहे। अशोक सर के पास में आऊंगा और उसके बाद में इंडियन पर्सपेक्टिव के बाद सीधे विनोद जी के पास आऊंगा। अशोक सर, दुनिया बटी हुई है, रशिया क्वाइट है, चाइना जो है यूएन की इनफॉर्मल मीटिंग में कुछ नहीं बोल रहा है। मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं सर, ये इंटरनेशनली खाली सैंक्शन से काम नहीं चलेगा। एशिया पैसिफिक में सिर्फ इंडोनेशिया की बोलने की हिम्मत हुई, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल थ्रेट बनता जा रहा है और इसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं निशांत। इसमें देखिए, जो अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखें तो वो बिल्कुल सैंक्शंस लगते हैं वेस्ट से, अगर लगते हैं पश्चिम से, तो उनका असर यही होगा जो वो म्यांमार को और ज्यादा चीन की तरफ धकेल देंगे। इसीलिए जो भारत का इसमें रुख रहा है निशांत, भारत का जो रवैया रहा है वो बिल्कुल बैलेंसिंग का रहा है। जो एक तो कंडेम नहीं करना चाहिए, एक इसको कू नहीं कहा है, परंतु फिर भी ये कहा है जो डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए और जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में जो जीते हैं उनको अपनी जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा सैंक्शन लगेंगे तो जो इसका असर होगा वो जो म्यांमार पूरी दुनिया से अलग थलग हो जाएगा। आपको याद होगा 1962 से लेकर 2011 तक वहां पर मार्शल लॉ था, वहां पर आर्मी रूल था, और उसमें चीन उसके साथ बहुत उसके अच्छे संबंध हो गए थे और भारत ने भी ये देखा है। और अभी 2011 के बाद जब वहां पर थोड़ा खुला ओपननेस आई तो तब भारत ने अपने रिश्ते आर्मी के साथ अच्छे किए थे और ऑंग सान सू की के साथ अच्छे किए थे। आपको याद होगा पिछले साल हमारी एक जो डेलीगेशन गई थी, हमारे विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला गए थे और हमारे आर्मी चीफ मुकुंद नरावने गए थे। आपने कहीं और नहीं देखा होगा दुनिया में जो एक सिविलियन और मिलिट्री डेलीगेशन हमने भेजी हो, परंतु हमने म्यांमार में भेजी क्योंकि हमें अपने हितों की वहां पर रक्षा करना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण हित है जो हमारा 1640 किलोमीटर का सीमा लगती है म्यांमार के साथ। हमारे 4 राज्य हैं, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल और नागालैंड, और वहां पर जो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनकी बेसेस हैं कुछ यहां पर म्यांमार में। तो इसीलिए उनको अगर हमें कंट्रोल करना है तो म्यांमार की जो सेना है उनके साथ हमको बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। उसके साथ साथ हमें डेमोक्रेसी के साथ, ऑंग सान सू की गवर्नमेंट के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे हमारे। और जो हमारी कनेक्टिविटी हम चाहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा उत्तर पूर्व जो है, उसको अगर हम आसियान के साथ जोड़ना चाहते हैं तो चाहे वो ट्राइलैटरल हाईवे हो, चाहे वो कलादान मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो, इसके लिए हमको म्यांमार के साथ बहुत अच्छे सर आप बता रहे हैं अशोक सर, ये आपकी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आइए जरा भारत के लिहाज से जरा वो ग्राफिक्स हम यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे। आइए जरा प्ले करें राहुल। ये जो म्यांमार और भारत, म्यांमार से सैन्य सरकार, भारत पर असर, जरा देखें यहां पर। ये जो आपको दिखाने, ध्यान से देखें आप, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में म्यांमार को शामिल करने की चाहत है चीन की। चीन का असर रोकने के लिए करीबी रिश्ते हैं म्यांमार से। थोड़ा जूम इन करके राहुल दिखाते हैं यहां पर। देखिए आप म्यांमार भारत के परिप्रेक्ष्य में, देखिए आप इसको, बड़ा खूबसूरत ग्राफिक्स बनाए इन्होंने। ये देखें आप, ये नेक्स्ट करें। म्यांमार में सैन्य बेस बनाना चीन की ये सोच है। भारत म्यांमार की सेना को मजबूत करना, यहां पर नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर म्यांमार में $21.5 बिलियन का निवेश। म्यांमार की नौसेना को INS सिंधुवीर गिफ्ट किया है हमने, और नहीं भूल सकते रोहिंग्या को लेकर म्यांमार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ये म्यांमार को भारी कर्ज दिया चीन ने।
व्यापार बढ़ाया, आर्थिक मदद की भारत ने। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम जारी है। भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट पर काम है। बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यहां पर वो देखें आप, 38 इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। चीन SEZ प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है भारत के साथ। अब मैं सीधे चलूंगा विनोद सर के पास, यही ग्राफिक्स के साथ सीधे आइए, और राहुल बीच बीच में शॉर्ट्स भी हम दिखाते रहेंगे, लेकिन आप सीधे पहले ग्राफिक्स। विनोद सर, म्यांमार भारत के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण देश है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीन से उसका अलाइनमेंट जो है वो और होता जाएगा। विनोद सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? I can hear you now. सर, म्यांमार भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण देश है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीन के साथ उसका अलाइनमेंट होता जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का झुकाव म्यांमार का चीन की तरफ है और जिस तरह की चीन की प्रेजेंस म्यांमार में देखी जा रही है, वो एक चिंता का विषय है। पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का आपने जिक्र किया, जो सरोगेट कॉन्फ्लिक्ट जो चाइना ने शुरू की है, वो म्यांमार तक चीन उसको ले आना चाहता है। चीन एक इस तरह का न्यूज टाइटन कर रहा है भारत के खिलाफ, जिससे कि भारत को वो चारों तरफ से घेर सके। आपने देखा होगा कि नेपाल में उसने इसी तरह के कदम उठाए थे, और जिस तरह की मिलिट्री जुंता जो है, जिस तरह से वहाँ ये कू हुआ है, या जिस तरह से वहाँ जो सिविलियन पॉपुलेशन है उस पर अत्याचार हो रहे हैं, बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स में कभी भी इस तरह की हिंसा नहीं की जाती है, कभी भी इस तरह का फायर पावर या फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। हमेशा क्योंकि वो आपके अपने बाशिंदे हैं, आपके अपने सिटीजन्स हैं, तो उनको एक ये बताया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। लेकिन जिस तरह से म्यांमार की आर्मी अत्याचार कर रही है लोगों पे, और ये पहला नहीं, इस तरह के कई पहले हमारे पास सबूत हैं जहां मिलिट्री गवर्नमेंट को चाइना का काफ़ी सपोर्ट है। अभी एक वक्ता ने कहा कि जिस तरह के वहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह से चाइना उनकी फंडिंग कर रहा है, जिस तरह से चाइना का फुटप्रिंट म्यांमार में देखा जा रहा है। हालांकि भारत ने म्यांमार की काफ़ी मदद की है, लेकिन इन सब मुद्दों को देखते हुए देखिए, भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, विश्व की सबसे सफलतम डेमोक्रेसी है। सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। चाइना का नेपाल पे कंट्रोल लूज होता है, हम देखते हैं वो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि उनके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए। मतलब ये कहा जाए कि नेपाल वेंट रोग चाइना के लिहाज से। उसके बाद वो LAC से भी पीछे हटने शुरू करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी दरमियान बड़े स्ट्रेटेजिकली 12 जनवरी को उनके फॉरेन मिनिस्टर म्यांमार में जाते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं, ऑल सॉर्टेड, और फिर म्यांमार में कू हो जाता है। क्या यह समझा जाए कि चाइना अपना फोकस शिफ्ट करके अब उसने म्यांमार में कर दिया है? बिल्कुल, देखिए, चाइना एक बड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वाला देश है, और चाइना ये नहीं चाहता कि वो किसी अपने आप के अपना जो फेलियर है उसको रीइंफोर्स करे। तो उसने ये देखा है कि भाई नेपाल में वो असफल हुआ, LAC पे असफल हुआ, तो उसने एक नया ग्राउंड चुना है जो म्यांमार के रूप में है। और आपने बिल्कुल ठीक इन जो जिक्सॉ पजल है उसको ठीक बनाया है कि चीन का एक डेलीगेशन वहाँ जाता है, और उसके तुरंत बाद वहाँ इस तरह का कू हो जाता है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तो ये एक सोची हुई रणनीति है, और इसमें जो टारगेट है या इसमें जो इंटरेस्ट है चीन का, वो भारत की तरफ भी काफ़ी है। तो भारत को सचेत हो जाना चाहिए इस जियो स्ट्रेटेजिक डिस्टर्बेंस से, और हमें अपना जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस पर थोड़ा और ध्यान देते हुए। मैं आपके पास फिर आ रहा हूं, मैं एक बहुत हैरान करने वाला फैक्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना कि चाइना को क्या फायदा होगा म्यांमार में कू करने से, अब जरा इस ग्राफिक्स को आप देखिएगा और समझिएगा और मुझे बताइएगा। देखें, म्यांमार में सेना के सत्ता में आने के बाद चीन का दखल बड़ा है। म्यांमार के बिगड़े हालात से चीन का फायदा, वेरी वेल मेड। नेक्स्ट, म्यांमार में सेना के, फिर देखें, तख्ता पलट के बाद पश्चिमी देशों के बैन से चीन पर म्यांमार की निर्भरता बढ़ी। इट इज सेड, इट इज डन। अब अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना हाथ खींचा तो वो चाइना की तरफ जाएगा।
म्यांमार के आर्मी जनरल पश्चिमी देशों के मुकाबले चीन से व्यापार करना आसान समझते हैं, क्योंकि वही वो करते आए 80 के दशक में। 80 के दशक से लेकर 2011 तक पश्चिमी देशों के बैन के बाद अब म्यांमार को सारी मदद सिर्फ चीन से मिलेगी, क्योंकि उन्होंने तो सैंक्शंस लगा दिए हैं। नेक्स्ट चेंज करें। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत म्यांमार इकोनॉमी कॉरिडोर बनाने के लिए चीन ने म्यांमार से कई समझौते किए, कई सारे प्रोजेक्ट। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, राहुल थोड़ा जूम इन करें, के जरिए चीन हिंद महासागर में अपना दखल बढ़ाने की कोशिश में है। यह बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको आप नहीं डिनाई कर सकते। 1980 से 2011 तक पूरी दुनिया ने म्यांमार का बहिष्कार किया था, तब चीन म्यांमार का इकलौता साथी था। सिर्फ इसी ग्राफिक्स के साथ सीधे विनोद सर और पुष्पेश सर के पास चलूंगा मैं। सर, तो अगर म्यांमार में कू हो रहा है, वहां पर सेना आ रही है, तो सिर्फ फायदा चीन को है, क्योंकि कोरोना के बाद चीन को चाहिए दुनिया में बिजनेस। जो बाइडेन यूरोप के साथ डील उनकी रोकते हैं, उसके बाद भी उसने डील की, अब वो बिजनेस कहां से लाएगा? म्यांमार उनके लिए सिटिंग डक है और वो उनको पूरा पैसा देगी। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए निशान जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह की प्रेजेंस चाइना की म्यांमार में देखी गई है और करीब 2100 किलोमीटर की जो बाउंड्री है म्यांमार और चाइना की, तो चाइना वहां एक दूसरा सीपीईसी को रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि जिस तरह के इन्वेस्टमेंट उसने म्यांमार में किए हैं, जिस तरह की उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान में रही है, वो ये चाहता है कि एक टू वे प्रोंग सीपीईसी या इस तरह का कोई सामरिक कॉरिडोर वहाँ वो बना सके। और ये जो कू हुआ है या जो मिलिट्री गवर्नमेंट को वहाँ काबिज किया है, ये एक बिल्कुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है चाइना की। और जिस तरह का इन्वेस्टमेंट उसने किया है, जिस तरह की, अब आप देखिए सर, मैं इस बात को थोड़ा सा ट्वीक करता हूं। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर मेरे साथ पुष्पेश सर मौजूद है। पुष्पेश सर, हमें यह पता है कि चाइना को यह अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान उसके जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि वहां पर या तो करप्शन है या लेट लतीफी है। उनको बिजनेस भी चाहिए। ऐसे में सारी चीजें सिर्फ म्यांमार से फिट बैठती हैं, खासकर कि अगर एक कॉम्प्रोमाइज हो गया तो दूसरा हमारे लिए चीज काम कर गई। आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, मुझे लगता है, मुझे थोड़ी असहमति आपसे है। मुझे लगता है कि चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तान भी अगर अस्थिर होगा, दिवालियेपन की कगार पर रहेगा, वहाँ अराजकता होगी, तो वो चीन पर निर्भर रहेगा। अभी कुछ देर पहले जब हम पाकिस्तान का चर्चा कर रहे थे, तो हम कह रहे थे इमरान खान की 2 बैसाखियाँ हैं, सेना भी है और खुफिया एजेंसियाँ भी हैं। मगर मुझे लगता है चीन उनकी सबसे बड़ी बैसाखी है, जिसके सहारे वो टिके रहते हैं। जब तक चीन का असर पाकिस्तानी फौज पर है, जब तक चीन पाकिस्तान कॉरिडोर को अपने लिए महत्वपूर्ण समझता है, वो पाकिस्तान को आसानी से छोड़ने वाला नहीं। ये लगभग 60-65 साल पुराना ध्रुवीकरण एक रिश्ता सामरिक उनका है। मुझे लगता है न नेपाल में उन्हें ज़्यादा चिंता है। नेपाल भी यदि अस्थिर होता है तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो भारत के पाले में आके बैठ जाएगा। भारत विरोध का स्वर मुखर करने वाले नेपाल में हमेशा बचे रहेंगे। और मेरे ख्याल में म्यांमार में भी यदि ये स्थिति होती है, तो इन तीनों जगह अस्थिरता, अराजकता, भ्रष्टाचार पाकिस्तान से कम म्यांमार में भी नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वहाँ की सेना पर, वो लगभग उससे कम कलंकित होने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार के आरोप नेपाल में भी लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर चीन का जो प्रयास है, वो सारे दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक मानचित्र पर अस्थिरता पैदा करने वाला है। कि भारत के लिए चुनौती, अभी एम्बेसडर सज्जनहार ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भारत अब तक एक बहुत अच्छा संतुलन का काम करता रहा है, मगर जैसे जैसे म्यांमार का घटनाक्रम बिगड़ेगा, भारत के लिए ये संतुलन कठिन होता जाएगा और वो एक्ट ईस्ट वाला का सारा परियोजना खटाई में पड़ जाएगी। ठीक है, मैं सीधे आ रहा हूं अशोक सर के पास एक बड़ी खबर लेकर। पहले मनीष जाए खबर ब्रेक कर रहे हैं। चीन पर भड़का अमेरिका, कहा दुनिया के लिए बड़ा खतरा है चीन। व्हाइट हाउस ने कहा चीन नहीं, अमेरिका तय करेगा इंटरनेशनल एजेंडा। यूएस ने चीन के खिलाफ सभी सहयोगियों से एकजुट होने की अपील की है। चीन को घेरने के लिए भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करेगा बाइडेन प्रशासन। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास। मनीष, ये जो ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल, उसने बहुत सारा एजेंडा तय कर दिया है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जहां व्हाइट हाउस में की तरफ से ये बातें कही गई कि चीन को लेकर अमेरिका का क्या एजेंडा होगा, अमेरिका किस तरह से चीन की चुनौतियों से निपटने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एक के बाद एक, पहले हमने अपने दर्शकों को बताया था कि वहाँ के विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वो चीन को लेकर क्या रुख रखते हैं। इसके अलावा जो CIA के अभी प्रमुख होने वाले हैं, वो भी अपने अपॉइंटमेंट को लेकर जब सीनेट में थे तब भी उन्होंने कहा था कि चीन को लेकर अमेरिका की अभी जो रणनीति है वो सभी गठबंधन के सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करना चाहते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन था उससे अलग है। जहां ट्रंप प्रशासन सीधे सीधे चीन से टकराहट मोल ले रहा था, वहां प्रेसिडेंट बाइडेन ये चाहते हैं कि अपने जितने भी सहयोगी देश हैं, और जिसमें वो बार बार ये रेखांकित करते हैं, आपके साथ जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बात हुई थी तब उन्होंने भी यही बात कही थी कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर देख रहे हैं। इसके अलावा क्वाड के देश के तौर पर जापान और ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साउथ चाइना सी के आसपास के तमाम देशों को एक महत्वपूर्ण अलायंस के तौर पर अमेरिका देख रहा है, और इसके तहत चीन को वहां पर चुनौतियों को निपटना चाहता है। फिर जब अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात हो तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रेसिडेंट बाइडेन चाहते हैं कि इसी तरह का एक अलायंस बनाया जाए जो चीन के एजेंडे को विफल करे और अपने एजेंडे को आगे। ठीक है, आप जो बता रहे हैं मैं यहाँ पर सीधे चलूंगा और अशोक सर के पास इसके बाद मैं आ रहा हूँ। चीन की घेराबंदी, आइए दिखाइए जरा यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चीन की घेराबंदी की तैयारी है यहाँ पर, और ये देखें किस तरीके से साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी, और यहाँ पर फिलीपीन, सिंगापुर, वियतनाम से मजबूत सैन्य रिश्ते। नेक्स्ट चेंज करें, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया के जरिए साउथ चाइना सी में चुनौती। नेक्स्ट, आसियान देशों के साथ मजबूत सैन्य सहयोग। नेक्स्ट चेंज करें, वो ये है कि हिंद महासागर में चीन के खिलाफ भारत का साथ, और ये एक पैन स्ट्रैटेजी है। एशिया में चीन के खिलाफ भारत को समर्थन, ये एक पैन स्ट्रैटेजी है। खैर, ये खबर आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं और सीधे अशोक सर के पास चलूंगा। अशोक सर, ये जो नई ब्रीफिंग हुई कल ब्लिंकन की, उसके बाद आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो हम अनुमान लगा रहे थे बिल्कुल उसी के तरीके से चल रही है। एक तो है जो वहां पर जो विदेश नीति है ट्रंप से हटकर बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, स्टेबल है, क्योंकि ट्रंप तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल थे, वो कुछ भी कह देते थे। दूसरा, अपने अलायंसेस को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप के साथ हो, भारत के साथ तो रिश्ते अच्छे वैसे ही थे, परंतु इसको और आगे बढ़ाना है, आसियान के साथ आगे बढ़ाना है, जापान में आगे बढ़ाना है, क्वाड जो देश है उनको आगे बढ़ाना है। तो मेरे विचार से ये संदेश बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी समझ लिया है जो चीन के साथ मुकाबला है ये केवल तिजारत का नहीं है, केवल व्यापार का नहीं है, केवल टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये गवर्नेंस का है, ये आइडियोलॉजी का है। क्योंकि चीन का जो हमला है वो डेमोक्रेसी के ऊपर है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम रूल ऑफ लॉ पर है। तो इसीलिए अगर ऐसी बात है तो पूरी दुनिया की जो डेमोक्रेसीज हैं उनको मिलकर अपना जो गेम प्लान है वो उनको देखना पड़ेगा और वो उसको आगे ले जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से लेकिन इस वक्त एक बड़ा थ्रेट और हमारे सामने है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अशोक सर, पार्डन मी आपको बीच में रोकने के लिए, टर्की के लिहाज से हमारे पास जो खबर है, टर्की, और ये जरा ध्यान से देखें, टर्की, पाकिस्तान और चीन की तिकड़ी से बढ़ सकती है भारत की टेंशन। पाकिस्तान के साथ मिलकर मिसाइलें और फाइटर जेट बनाने की तैयारी में तुर्की। पाकिस्तान के साथ विमान और मिसाइलों का हार्डवेयर बनाना चाहता है तुर्की। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने पाकिस्तानी समकक्षों से बातचीत की है। अमेरिका से तनातनी के बीच चीन की हथियार तकनीक पर तुर्की की नजर। पाकिस्तान के साथ तुर्की को चीनी रक्षा तकनीक पाने में रास्ता खुलेगा। यहां पर सीधे आए, वॉल दिखाएं राहुल, यहां पर तेजी से, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है प्ले करें इसको। यहां पर देखें किस तरीके से तुर्की प्लस पाकिस्तान प्लस चीन इक्वल्स टू भारत की टेंशन। पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्की मिसाइल और फाइटर जेट बनाने की तैयारी में है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, तुर्की के रक्षा मंत्रालय और पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक। पाक के साथ तुर्की जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट और TF-X फाइटर जेट पर काम कर रहा है। यूनानी विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान परमाणु बम और मिसाइल तकनीक तुर्की को दे रहा है। पाकिस्तान के साथ तुर्की समझौते से चीन की रक्षा तकनीक पाने का रास्ता खुल जाएगा। यह एक और नेक्सस बन रहा है जो कि चिंता का विषय है। और यहां पर मेरा समय शो का समाप्त हो रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान से हमने शुरुआत किया था, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान के PM इमरान खान की टेंशन बढ़ चुकी है। 6 मार्च को सदन में बहुमत साबित करना होगा। पाकिस्तान के डॉन अखबार के हवाले से खबर।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।